नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस के अंतर्गत हमने फिजिक्स के लिए एक नई सीरीज चालू की थी जिसमें हम 1000 बेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। 4 वीडियो आ चुकी हैं, आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो इसी क्रम में हम लोग एक और वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अप्रगामी या डी विद्युत चुंबकीय। तो ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आया हुआ है, तो ये सामान्य सा प्रश्न है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? तो ध्वनि में भी धा आ रहा है और अनुदैर्घ्य में भी धा आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकते हैं, ये तो गलत है। ध्वनि तरंगों के लिए चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये गलत रहेगा। इनको ध्रुवित भी नहीं किया जा सकता है और 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज की होती हैं, श्रव्य तरंगें होती हैं, फिर अवश्रव्य होती हैं, एक पराश्रव्य होती हैं। तो जो अवश्रव्य होती हैं, तो जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती हैं वो अवश्रव्य होती हैं और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वो पराश्रव्य होती हैं। HZ का मतलब होता है हर्ट्ज, जो कि आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला है, पराश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति, देखिए यहाँ पर आ गया 20,000। पराश्रव्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 1000 के बीच है, 1000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब आप समझ रहे हैं, 20 किलो को यदि हम किलो में यदि हम 20 में गुणा कर देंगे 1000 से, तो क्या हो जाएगा? 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। भाई किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे और उसका गुणा 20 में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी इतना ट्रिकी से तरीके से घुमाते हैं कि आपको आंसर पता होने के बाद भी आप इसको गलत लगा दोगे। अगला है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी नहीं सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से घुमाया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। मनुष्य के द्वारा केवल 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को सुना जा सकता है, ना तो अवश्रव्य को सुन सकते हैं और ना हम पराश्रव्य को सुन सकते हैं। अगला है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? एक गाल्टन की सीटी, मतलब गाल्टन ने एक सीटी बनाई थी, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटनाओं का प्रयोग करते हैं? ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विस्पंदनों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्ण या डी प्रतिध्वनियों का निर्धारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि मतलब एको। यदि आपने बेन 10 देखा होगा तो उसमें एक एलियन बनता है बेन, उसमें रहता है एको, नाम रखता है एको यानी प्रतिध्वनि करता है जो। अगला है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अल्ट्रासोनिक तरंगों का इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, ध्वनि का तारत्व या जिसे पिच भी बोलते हैं किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच जो होती है ये किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि आप एक बार ध्वनि के चैप्टर है, जो एक ध्वनि का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएंगी। यदि आप लूसेंट को देखोगे तो 1-2 पेज में दिया हुआ है। आपकी ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकते हैं। अगला है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? ए पराश्रव्य तरंग, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी अवश्रव्य तरंग या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है भाई पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इसको प्रयोग किया जाता है भाई। अगला है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक या हाइपरसोनिक या श्रव्य या ऑडेबल ध्वनियाँ। तो जो हमें पता है कि हम लोग जो मनुष्य है 20 से 20,000 हर्ट्ज की चीज़ें सुन सकता है, तो इन्हें हम श्रव्य या ऑडेबल ध्वनि यानी जिन्हें हम सुन सकते हैं, बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तरंग का वेग v, आवृत्ति ईटा और तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में एक संबंध होता है, तो इसको बोलते हैं हम v बराबर एन लैम्डा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है।
वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है, या ध्वनि तरंग की तीव्रता कम होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यदि वहां पर माध्यम नहीं है तो वहां हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जैसे अंतरिक्ष में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां माध्यम यानी वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा में भी वायुमंडल नहीं है, इस कारण से वहां पर विस्फोट सुनाई नहीं देते। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है। उसकी आंखों का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करते हैं जो उस पर नियंत्रण करती हैं। या कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो इसका आंसर सबसे सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अति तीव्र यानी पराशब्द तरंगों को उत्पन्न करती हैं। अगला है हमारा कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। ये कथन दिया हुआ है। कारण, चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो 15वां का जो है सी नंबर का है, ए सही है परंतु आर गलत है। इंफ्रासोनिक का मतलब होता है अवश्रव्य और अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है पराश्रव्य। तो जो चमगादड़ हैं पराश्रव्य तरंगें निकालते हैं, ना कि अल्ट्रासोनिक। तो ए वाला तो सही है कि रात्रि में बिना टकराए उड़ती हैं, लेकिन किस तरंगों के कारण? पराश्रव्य तरंगों के कारण। लेकिन इन्होंने दिया है इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य दिया हुआ है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? तो यदि दाब को दोगुना किया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 332 मीटर ही रहेगा, क्योंकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न में से कौन से द्रव्य हैं जिनमें ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो जितना ज़्यादा कठोर माध्यम यानी जितना ज़्यादा ठोस माध्यम, घनत्व जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ध्वनि उतनी तीव्र गति से उसमें गति करती है। तो स्टील, वायु, निर्वात या जल। तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा रहता है? घनत्व किसका ज़्यादा रहता है? स्टील का। तो सबसे ज़्यादा स्टील में ही घनत्व यात्रा करेगी। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर देखा होगा। तो इसका एक सामान्य सा कारण है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो स्लो होती है और प्रकाश की चाल तेज होती है, इसलिए वही चमक पहले जाती है और ध्वनि हमें बाद में सुनाई देती है। सीधा सीधा सा आंसर है। प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है, यानी प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। अभी हमने पढ़ा था 332 यानी 330 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। ठोसों में सबसे तीव्र गति से चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। भाई स्टील में अलग रहेगा, मतलब ठोस, द्रव, गैस सभी में अलग अलग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में? तो हवा में, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। तो सबसे ज़्यादा सघन कौन होता है, मतलब घनत्व किसका ज़्यादा होता है? लोहे का। तो लोहे में सबसे ज़्यादा रहेगी। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। या आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम नहीं होता है। ये यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है। अगला है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से बढ़ने से घटता है। तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, या तापमान के घटने से घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ध्वनि का वेग है वो तापमान पर निर्भर, क्या हो गया चौथे वाले का डी, तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई देती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो वही सीधी सी बात है, इसमें कारण भी दिया हुआ है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगें बहुत कम होती हैं। तो वही ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से। पराध्वनिक मतलब हाइपरसोनिक हो जाते हैं। जो पराध्वनिक ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, या ध्वनि की चाल की अधिक चाल से, तो पराध्वनिक के होते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा क्या है, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है। ये थोड़ा सा पराध्वनिक और ये पराश्रव्य या अवश्रव्य इस प्रकार की चीज़ों में, शब्दों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगला है, लेकिन पराध्वनिक मतलब ज़्यादा ध्वनि, मतलब हाइपरसोनिक बोल सकते हैं इसको हम। अधिक ध्वनि की अधिक चाल से चलते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं।
तो इसको बोल देते हैं हम मैक नंबर। जो मैक संख्या निकलती है इसको कैसे निकालते हैं, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को हम मैक नंबर बोल देते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो ध्वनि के लिए या जलयान के लिए या वायुयान के लिए या अंतरिक्षयान के लिए, तो मैक नंबर का उपयोग किया जाता है हमारे वायुयान के लिए। अगला है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो भाई डेसीफोन डेसीबल में या डेसीमल में, तो डेसीबल में मापा जाता है, ये सभी को पता होगा। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, तो भाई साधारण बातचीत इसमें ऑप्शन ए 20 से 30, बी 30 से 40, सी 50 से 60 या डी 90 से 100। तो साधारण जो बातचीत की ध्वनि होती है, साधारण बातचीत की ध्वनि होती है हमारी 30 से 40 डेसिबल। अगला है ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए, तारत्व। जो अभी हमने पिच पढ़ा था, इससे क्या होता है, ध्वनि मोटी है या पतली है इसके बारे में पता चलता है। तो अक्सर जो हमारा तारत्व होता है वो कम होता है, हमारी जो आवाज़ होती है पुरुषों की वो भारी होती है और जो महिलाओं की होती है वो पतली होती है, क्योंकि उनका तारत्व ज़्यादा होता है, ये पिच कहलाती है। अगला है, ये कुछ और लक्षण है, जैसे गुणता दिए हुए हैं, प्रबलता दिए हुए हैं। तो गुणता क्या कहलाते हैं, गुणता मतलब एक ऐसी चीज होती है जो कि समान तारत्व हो, उनकी समान प्रबलता हो तो भी उनमें भेद बताती है, जो गुणता कहलाती है। और प्रबलता ध्वनि तेज है या स्लो मद्दी है, इस प्रकार का इससे अंतर पता चलता है। अगला है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। वही तारत्व अभी पढ़ा हमने, ऑप्शन नंबर बी पिच के कारण। तीव्रता मतलब उसकी हमें इंटेंसिटी का पता चलता है। गुणता क्वालिटी मतलब समान तारत्व समान तीव्रता की ध्वनि में हम केवल उनकी गुणता के कारण ही भेद कर सकते हैं। अगला है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि इनका क्या होता है, अभी मैंने बताया है कि आयाम अधिक होता है, आयाम कम होता है, या तारत्व अधिक होता है या तारत्व कम होता है। तो अभी मैंने बताया था कि इनका तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी जो आवाज रहती है वो पतली रहती है। अगला है, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज प्रिय क्यों लगती है। क्योंकि बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में कम होता है। नहीं, बच्चों की आवाज पतली होती है तो उनका तारत्व भी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि उनका तारत्व ज्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या दिए हुए हैं, आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होती है और या वेग अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 वाले का ए नंबर का, कि यदि तारत्व नहीं दिया हुआ है तो आवृत्ति अधिक होती है उनकी। अगला है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किस कारण किया जा सकता है। देखो यहाँ पर एक ही स्वर बता रहे हैं, हर चीज समान हो तो ध्वनि का भेद हम केवल और केवल उनकी गुणता के आधार पर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में किसमें, ए वाले में यहाँ पर दिया हुआ है केवल ध्वनि की, हाँ केवल ध्वनि की गुणता, यानी केवल हम उसकी जो गुणता है उससे हम पता लगा सकते हैं। वही चाहे उनकी तारत्व समान हो, प्रबलता समान हो, हर चीज समान हो, उसके बाद भी हम ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। तो केवल और केवल एक गुण है, वो उनकी गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन। तो भाई ध्वनि का विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, परावर्तन, अपवर्तन, निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। अभी हमने स्टार्ट में से क्वेश्चन भी देखा था। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर सुन नहीं सकते हैं, तो वह कौन सी हो जाएगी। तो हमारी हो जाएगी 95 डेसिबल से ज्यादा नहीं सुन सकते। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो सबसे ज्यादा तेज आवाज निकलती है सबसे ज्यादा जो तेज आवाज निकलती है वायुयान जब उड़ान भरता है, तो सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, सामान्य सी बात है। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाती की घटती है। वही एक सामान्य सा नियम, सामान्य सी घटना हम सभी ने देखी है, लेकिन इस पर जिसने ध्यान दिया था वो पहले व्यक्ति थे डॉपलर, इसलिए इसे डॉपलर इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। कि भाई कोई वस्तु अपनी ओर आती है तो उसकी आवाज में वृद्धि होती है, दूर जाती है तो उसकी आवाज में कमी होती है। भाई ये सालों से होता आ रहा है, लेकिन इन्होंने इस पर ध्यान दिया तो ये डॉपलर प्रभाव कहलाने लगा। अगला है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। भाई सीधी सी बात है, वहां पर कोई माध्यम नहीं होता, यानी वहां पर कोई आवरण नहीं होता, ना कोई वायुमंडल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहां पर कोई माध्यम नहीं होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो जो ध्रुवण है, जो कि ध्रुवण प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। अगला है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करती है। ध्वनि पूर्णता की ध्वनि बढ़ जाती है, ध्वनि का स्वर उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, या इस कार्रवाई का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपने देखा होगा
जब हम चिल्लाते हैं तो उसको हम हथेली को अपने मुंह के पास कर लेते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि ध्वनि ऊर्जा एक दिशा में इंगित हम कर देते हैं। अगला है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो भाई ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि मतलब एको, वो बेन 10 में देखा होगा आपने, एक एलियन में कन्वर्ट होता है, वो एको में होता है। काफ़ी फेवरेट था बचपन में, अभी भी अच्छा लगता है। तो प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन या अवशोषण या ध्वनि की चाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन के कारण एको या प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। अगला है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। इसको जरूर याद रखें। अगला है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के अपवर्तन, परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या श्रवण प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन पर रडार आधारित है। अगला है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच में कितने सेकंड का अंतर होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड के बराबर या 1/10 सेकंड के कम या 1/10 सेकंड से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 1/10 सेकंड से अधिक का उसमें अंतर होना चाहिए। अगला है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि उसमें जो ध्वनि का परावर्तन ना हो, मतलब ऑडिटोरियम को सुंदर बनाने का उद्देश्य तो नहीं रहता। निर्माण लागत को लम करना ये भी नहीं होता है। ऑडिटोरियम में आग लगने से सुरक्षा करना नहीं, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। जैसे आप जब वहाँ पर जाओगे, जब आप मूवी देखने थिएटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर ध्वनि की जो दीवारें रहती हैं ऐसी रहती हैं कि वो शोर को अवशोषित कर सकें। कालीन वगैरह बिछाई जाती हैं फर्श पे ताकि उसका परावर्तन ना हो, मतलब प्रतिध्वनि उत्पन्न ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो मानव के कान में ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि, और ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये जो पूरी सीरीज है, आपको एक एक प्रश्न यदि आप एक बार लूसेंट को उठाकर देखेंगे, एक बार ये सारे प्रश्न देखना, फिर आप लूसेंट को देखना, पूरे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। टॉपिक में एक एक चीज मिल जाएगी, कोई भी चीज मिस नहीं होगी, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत ज्यादा दिया रहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण, अभी हमने देखा है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? तो भाई अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर के यदि हम 3.25 से गुणा करेंगे, 1 मीटर में लगभग 3.25 फीट होते हैं, तो लगभग 55-56 फीट बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो स्टेथोस्कोप होता है तो हमारा ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती हैं। भाई कितने बार प्रश्न आ चुका है, परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनार, रडार आपने देखा होगा, रडार से वायुयानों की स्थिति का पता लगता है। वही ये एयर फाइटर प्लेन्स होते हैं, वायु में स्थित होते हैं, उनका पता लगता है। और सोनार क्या होता है? समुद्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नौ संचालनों में, नाव के चालनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सबिन ने इसका किया था। अगला है, DEAD डेड हॉल का अनुरणन काल कितना होता है? तो डेड हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड। अगला है हमारा, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, क्या दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा रहता है, या पैरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, या डॉपलर प्रभाव के कारण खतरा रहता है? तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ताल से ताल मिलाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्वनि का अनुनाद उत्पन्न होगा, इसके कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला है, हम रेडियो की डंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संबंध है संभव है अनुभव के कारण, विषयंदन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुनाद के कारण ऐसा होता है। अगला है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी है
तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो ये सीधी सी बात है, अनुनाद के कारण ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन यदि इसकी संभावना है तो फिजिक्स कहता है केवल अनुनाद के कारण ऐसी संभावना हो सकती है कि यदि वह गा रहा है और अनुनाद उत्पन्न हो रहा है। तो जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो यह किस कारण से हमें सुनाई देती है? देख रहे हैं आप किस प्रकार के प्रश्न, कितने अच्छे समझ आधारित प्रश्न है। तो ये अनुनाद के कारण हमें सुनाई देती है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो ये हमारा अनुनाद का उदाहरण है। अगला है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, इसका कारण क्या होता है? तो जो दोनों ध्वनि रहती है उनका आपस में व्यतिकरण होने लगता है, मतलब एक साथ से मिल जाती है, जिस कारण से हमें सुनाई नहीं देती है। समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे व्यतिकरण के कारण, मतलब जहाँ ध्वनियाँ मिल जाती हैं उसके कारण ये उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है, जब हम कमरे में अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बाहर बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उसकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या होता है? भाई हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, तो इसका कारण होता है विवर्तन। अगला है, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कह देते? तो भाई स्रोत की आवृत्ति में जो उतार चढ़ाव भी देखा था हमने, भाई ट्रेन पास आ रही है तो तेज, दूर जा रही है तो स्लो, तो इसको डॉपलर प्रभाव बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, अभी हम देख चुके इसको। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व ज्यादा होता है और जितना ज्यादा घनत्व होगा ध्वनि की तीव्रता, सॉरी यहाँ पर उल्टा हुआ है इस ऑप्शन में, यहाँ पर क्या होगा, जो आर्द्र वायु है तो आर्द्र वायु का घनत्व ज्यादा होगा और शुष्क वायु का जो घनत्व रहेगा वो कम रहेगा। तो शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, तो शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्द्र वायु में, तो इसका आपको थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूजिंग कर रहा है ये। अगला है, निम्न में कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, करता है भाई, प्रकृति पर तो निर्भर करता है। गैसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, नहीं ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा ठोस फिर द्रव फिर गैस, ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, तो यही कथन सही लग रहा है। निम्न में से कौन सा सही है? ठोसों में अधिकतम और द्रवों में न्यूनतम, नहीं, द्रवों में नहीं, गैसों में न्यूनतम होता है। ठोस में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गैसों में ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनिधैर्य होती है, प्रकृति तो उसकी लगभग सभी जगह ही अनिधैर्य देखने को मिलती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, नहीं प्रबल नहीं होती हैं, दुर्बल होती हैं, तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि उपकरण में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है अवरक्त तरंगे। अगला है, निम्न में से किस एक ध्वनि में चाल सबसे अधिक होगी? 100 सेल्सियस पर वायु में, 0 सेल्सियस पर वायु में, जल में या लकड़ी में? तो ध्वनि की चाल जितना ज्यादा घनत्व, जितना ज्यादा सघन रहेगी चीज उतना ज्यादा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा 14वां नंबर का, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अगला, इसका आंसर हो जाएगा 14वें वाले का डी, 664, मतलब यहाँ पर गुणा कर दिया गया है आपस में। अगला है, लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा? तो लोहा सबसे ज्यादा सघन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे? तो सोनोग्राफी या किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी में क्या होता है, पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगला है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगें शून्य मतलब निर्वात, बिना माध्यम के ये संचरण यानी चल नहीं सकती। अगला है, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हाथ की हथेली को मुंह के समीप करता है ताकि हम जो ध्वनि है एक दिशा में उसको निर्देशित कर सकें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? भाई
ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सोनार। अगला प्रश्न है हमारा, पराध्वनिक विमान यानी ध्वनि से भी ज्यादा तेज तरंग से नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। पराध्वनिक के मतलब बहुत ज्यादा स्पीड वाले हैं, तो पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, तो इसका आंसर है ध्वनि में कंपन उत्पन्न इसका आंसर है समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न होते थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और भूल भी जाते हैं प्रश्नों के आंसरों को। तो एकॉस्टिक विज्ञान है, एकोस्टिक विज्ञान, तो एकोस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित होगी, क्योंकि एको जो शब्द है ध्वनि का है, प्रतिध्वनि बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है जो हमारा 60 डेसिबल तक का होता है। अगला है, निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कह देते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम सोनार। जो समुद्र के नीचे वगैरह जो निम्न वस्तुएं होती हैं, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि डर को दूर कर सके, या दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, या अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, या मुंह से वायु निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, कि दोनों कानों के कर्णपटल पर जो वायु का दाब है उसको बराबर करने के लिए हम मुंह खोल लेते हैं जब मेघ यानी बादल गरजने की आवाज को हम सुनते हैं। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। वायु के तापमान से उसकी तीव्रता या कौन सी चीज इफेक्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर इफेक्ट होती है, केवल तीव्रता पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है महो, हेनरी, लक्स या डेसिबल में, तो संगीत यंत्र की जो ध्वनि तीव्रता रहती है उसको डेसिबल में मापते हैं। अगला है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ध्वनि यानी धारित तरंगों की प्रकृति होती है भाई। अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, तो इनको ध्रुवित किया जा सकता है भाई, ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ये निर्वात में चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। 0 सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ध्वनि वाला टॉपिक है, जो यहाँ पर इसमें डला भी हुआ है हमारे सिलेबस में, यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हम अगली वीडियो में हैं, तो जो प्रकाश वाला हमारा टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे, इससे संबंधित पूरे प्रश्नों को देखेंगे, और इसी प्रकार से हम पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, और फिर बायो को हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम जो सोशल साइंस है उसको भी हम अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सभी साथियों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।